अगर आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में आती है और अगर आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक ने अपना सैलरी क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, जिसके कारण हमें मिनिमम 25,000 सैलरी लगती है लोन अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उन एनबीएफसीज के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके इनकम रेंज के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अगर आप वहाँ लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लोन अप्रूवल के लिए मदद कर सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो, मेरा नाम है सौरभ एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हम पर्सनल लोन की प्रोसेस को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जो कि होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन एंड डिडक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन एनबीएफसीज के बारे में बता देता हूँ जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको वहाँ की प्रोसेस समझा देता हूँ। तो फर्स्ट पे आता है टाटा कैपिटल, सेकंड पे आता है हीरो फिनकॉर्प, थर्ड पर आता है इंक्रीड, फोर्थ पर आता है फिनेबल, फिफ्थ पे आता है मास फाइनेंस, सिक्स्थ पे आता है फुलरट्रॉन जिसका नाम चेंज होकर अभी हुआ है SMFG, सेवन्थ पे आता है श्रीराम फाइनेंस, एट पर आता है पीरामल फाइनेंस। ये कोई टॉप रेटेड लिस्ट नहीं है, आप इसे अपने मनमर्जी के हिसाब से भी देख सकते हो, मैंने बस ऐसे ही सीक्वेंस वाइज लगा दिया है। ये हो गए आपके एनबीएफसीज जो कि आपको 15 से 25,000 के रेंज में लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी लोन की प्रोसेस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर पर्सनल लोन होता क्या है। व्हाट इज पर्सनल लोन? तो पर्सनल लोन ना एक कोलैटरल फ्री लोन होता है जिसमें आपसे कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी जाती, यह आपको आपके सैलरी के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप एक बात सोचोगे कि यार सैलरी तो हर उस कर्मचारी को आती है जो जॉब करता है, बट बैंक उस हर कर्मचारी को लोन तो प्रोवाइड नहीं करता जो जॉब करता है। तो इसे समझने के लिए आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, आपका सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर ना आपकी एक पहचान होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होना तो आपको कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है आसानी से, बट वही अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो या आपने किसी बैंक से लोन लेकर उसकी EMI प्रॉपर भरी ना हो तो ऐसे केस में आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में लोन प्रोसेस करने के लिए हमारा कितना सिविल स्कोर होना चाहिए? तो एक मिनिमम रेंज आती है एनबीएफसीज एंड बैंकिंग की अराउंड 680 to 750 की। अगर आपका सिविल 680 से लेके 750 के बीच में हो तो आप आसानी से एनबीएफसीज एंड बैंकिंग में अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक पता करना है कि आपको किन किन एनबीएफसीज में कितने कितने सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो ये रही लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हर बार पूछा जाता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी बैंक्स में या एनबीएफसीज में लिस्टेड होना क्या ज़रूरी होता है? तो इसका जवाब है हाँ। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वो कंपनी लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हो या आप जिस एनबीएफसीज में अप्लाई कर रहे हो, कुछ एनबीएफसीज में लिस्टेड कंपनी होना बहुत ज़रूरी होता है। पर अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हो या अगर आप कोई इंटरप्राइजेस ऑफिस में वर्क करते हो तब भी आप एनबीएफसीज में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी कंपनी लिस्टेड हो या ना हो फिर भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जिसमें आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, जिसका मतलब होता है आपकी पहचान, जिसमें आते हैं हमारे आधार कार्ड और हमारे पैन कार्ड। तो आधार कार्ड लिया जाता है फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम एंड आपका करंट एड्रेस मेंशन होता है। पर अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल मिसमैच हो तो इस केस में एनबीएफसीज आपसे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट या आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, ताकि आपकी मिसमैच डिटेल कंफर्म हो सके। तो केवाईसी के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, आपकी सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर शोइंग योर पर मंथ इनकम प्रूफ। एंड नॉर्मली सारे प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज आपको करंट 3 मंथ्स की पेमेंट स्लिप की रिक्वायरमेंट देते हैं, बट वही अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में अप्लाई करते हो जस्ट लाइक SBI, तो आपको करंट 6 मंथ की सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट दी जाती है। अगर आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, आप जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हो, वो कंपनी आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करती है,
तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आप अपने ऑफिस के लेटर हेड पर अपनी 3 मंथ्स की इनकम प्रूफ की डिटेल्स लेकर वो भी आप NBFCs में सबमिट कर सकते हो। तो इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है आपका बैंक स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बैंक्स में नहीं, आप NBFCs में अप्लाई कर रहे हो और आपका सैलरी अकाउंट तो वहाँ होगा नहीं। तो ऐसे केस में NBFCs आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगती है ताकि वो आपके 6 मंथ की मंथली इनकम को प्रॉपर चेक कर सके। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी सैलरी तो बैंक अकाउंट में नहीं जमा होती है, वो तो मुझे बाय कैश पेमेंट की जाती है, तो ऐसे केस में आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वो बैंक्स हो या NBFCs हो, आपकी मंथली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आपका पर्सनल लोन करवाना है। तो ये 3 ही टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको NBFCs में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हो आपके पर्सनल लोन के, तो उसके बाद लिया जाता है आपके लोन का सॉफ्ट अप्रूवल। अब आप ये पूछोगे कि यार सौरभ, ये आखिर सॉफ्ट अप्रूवल होता क्या है? तो देखो, सॉफ्ट अप्रूवल ना एक डिजिटल प्रोसेस होती है आपके लोन की, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं उन NBFCs के कंपनी के पोर्टल पर, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी करंट 3 मंथ्स की पेमेंट स्लिप, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। देन आपसे एक OTP लिया जाता है फॉर योर कंसर्न कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन उसके बाद आपके सॉफ्ट अप्रूवल का या सॉफ्ट रिजेक्शन का मैसेज आता है आपके सिविल हिस्ट्री को चेक करके कि आपके नाम पर कितने लोन्स चल रहे हैं एंड आप कितने EMI पेड कर रहे हो। उस हिसाब से आपकी एक लोन एलिजिबिलिटी बनती है ऑन योर सैलरी, एंड विद इन 10 मिनट्स आपको पता चल जाता है कि आपका लोन समथिंग अमाउंट पर सैंक्शन हुआ है या आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। और अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, आपका वेरिफिकेशन। तो NBFC की ये प्रोसेस बहुत अच्छी होती है कि पहले ही आपका लोन अप्रूवल या आपका लोन रिजेक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद आपका किया जाता है वेरिफिकेशन। बट बैंक्स में इसका उल्टा होता है, वो पहले आपका वेरिफिकेशन कराते हैं, देन उसके बाद आपका लोन अप्रूव होता है या आपका रिजेक्ट होता है वो आपको बताया जाता है, जिसमें आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो वेरिफिकेशन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बैंक्स एंड NBFCs के लिए, क्योंकि आप यहाँ कोई कोलैटरल सबमिट नहीं कर रहे होते हो। तो आपके घर का वेरिफिकेशन आपके करंट एड्रेस पर किया जाता है, जो कि आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड होता है। बट अगर आप अपने सिटी से कहीं और सिटी में वर्क कर रहे हो तो आप NBFCs को अपना रेंट एग्रीमेंट या आप अपने करंट एड्रेस पर अपने नाम पर कोई गैस कनेक्शन लेकर उसे भी सबमिट कर सकते हो। और ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका ऑफिस का एड्रेस लिया जाता है। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो इस केस में आपसे आपके ऑफिशियल मेल ID से एक कंफर्मेशन मेल लिया जाता है, जिसमें मेंशन होता है कि आप करंटली वर्किंग इन दिस कंपनी एंड यू आर करंटली वर्किंग फ्रॉम होम, ऐसा मेंशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 एंड फाइनल पॉइंट, आपका डिडक्शंस। तो डिडक्शन में आपका सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ROI। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना आपके मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, बट वही अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब हो या आपका सिविल स्कोर एकदम बाउंड्री पर हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर मैं NBFCs के ROI के बारे में बात करूँ तो ये मिनिमम स्टार्ट होता है 11.50 से एंड ये ख़त्म होते हैं मैक्सिमम 30% पर, जो कि यूजुअली बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आपको NBFCs के रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिक जानने हैं तो ये रही लिस्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको NBFCs के रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रह सके। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के एंड ये यूजुअली चार्ज किए जाते हैं बाय 0.1% to 0.2% ऑन योर लोन अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप NBFC से 1 लाख रुपए लोन ले रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है बाय 0.1% एंड अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आएगा 100 रुपीज़। बट वही अगर आप 10 लाख या 10 लाख के अबाव लोन लेते हो तो आपसे चार्ज किया जाता है बाय 0.2% एंड अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपका आएगा 2000 रुपीज़। तो स्टैम्प ड्यूटी के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, प्रोसेसिंग फीस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर प्रोसेसिंग फीस होता क्या है एंड बैंक हमसे ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज क्यों कर रहा है, तो आप मेरा SBI पर्सनल लोन वाला वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें प्रोसेसिंग फीस आखिर होती क्या है, वो हमसे क्यों चार्ज की जाती है एंड उसमें कौन से चार्जेस आते हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में।
फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आखिर प्रोसेसिंग फीस होती क्या है एंड वो हमसे क्यों चार्ज किया जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस चार्जेस होते हैं आपके लोन प्रोसेस करने के, जिसमें आपके सिविल स्कोर से लेके आपके वेरिफिकेशन तक का कॉस्ट पूरा इंक्लूड होता है, जो कि सारे NBFCs का अलग अलग होता है। एंड मोस्टली ये स्टार्ट होते हैं अराउंड 2% से एंड ख़त्म होते हैं अराउंड 6% पर। एंड अगर आपको स्पेसिफिक पता करना है तो आप देख सकते हो एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर योर पर्सनल लोन फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। तो प्रोसेसिंग फीस के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस ना आपसे हर NBFC अलग अलग अमाउंट चार्ज करती है, जो कि आपके लोन अमाउंट पे एंड आपकी एज पर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस को आप NBFC में मना भी कर सकते हो, बट मेरी अगर मानो तो इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन होता है आपके उस लोन अमाउंट पर। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए एंड आपके उस लोन का बर्डन आपके परिवार पर ना जाए, इसीलिए वो लोन अमाउंट आपके इंश्योरेंस अमाउंट से क्लेम किया जाता है एंड समथिंग अमाउंट आपके नॉमिनी को भी दिया जाता है। सो अगर आप कोई भी बैंक से लोन ले रहे हो या कोई भी NBFC से लोन ले रहे हो और अगर आप इंश्योरेंस इग्नोर कर रहे हो तो एक बार अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोच लेना। वैसे तो इसके बाद भी कई डिडक्शंस होते हैं, पर वो लोन डिसबर्समेंट के बाद होते हैं, जैसे कि EMI बाउंसिंग चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर्स चार्जेस, ETC। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सारे NBFCs के बारे में, तो आप वहां से जाकर आप इन सबको पढ़ सकते हो। इसके बाद आपसे लोन का एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें आपके लोन्स की सारी डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, जैसे कि आपका ROI, आपकी स्टैम्प ड्यूटी, आपकी प्रोसेसिंग फीस एंड आपका इंश्योरेंस, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। उसके बाद आपका किया जाता है डिसबर्समेंट, जिसमें आपका लोन अमाउंट आपके सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है एंड उसी दिन से आपकी रीपेमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से हम इस वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना कि आखिर पर्सनल लोन क्या होता है एंड 15,000 सैलरी में आपको कौन कौन सी NBFCs आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें आते हैं हमारे टाटा कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प, इनक्रेडिट, फिनेबल, मास फाइनेंस, फुलट्रॉन जिसका अभी नाम चेंज होकर SMFG हुआ है, श्रीराम फाइनेंस एंड पिरामल। देन सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि NBFCs में हमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 3 मंथ्स पेमेंट स्लिप्स, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट में हमने जाना कि वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, और अगर आप एक सिटी से कई और सिटी में रह रहे हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपके करंट एड्रेस के लिए, वो हमने जाना। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने जाना कि एक पर्सनल लोन में आपसे क्या क्या डिडक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि आपका ROI, आपकी स्टैम्प ड्यूटी, आपकी प्रोसेसिंग फीस एंड आपका इंश्योरेंस। एंड लास्ट में हमने जाना कि NBFC की पर्सनल लोन की प्रोसेस आखिर होती कैसे है। तो आई होप आपको NBFC की पर्सनल लोन की प्रोसेस पूरी क्लियर हो चुकी हो एंड अगर आपकी 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी आती है तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से NBFCs में अप्लाई कर सकते हो, ये आपको पता चल चुका हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, या अगर आपके मन में पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि वो सवाल आपके क्लियर हो सके। या अगर किसी की सैलरी 15,000 है एंड वो आपसे पर्सनल लोन के लिए सजेशन मांग रहा है तो आप उसे ये वीडियो भेज सकते हो ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए